नमस्कार। आज हम बात करें फिलिप्स वक्र की। A.W. फिलिप्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए बेरोजगारी और नकद मजदूरी के परिवर्तनों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि इनमें परस्पर विपरीत संबंध होता है। जब बेरोजगारी कम पाई जाती है तो नकद मजदूरी ऊंची रहती है, और जब बेरोजगारी अधिक पाई जाती है तो नकद मजदूरी नीचे रहती है। इस प्रकार के संबंध का पाए जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऊंची बेरोजगारी के समय श्रमिक भी काम के कम अवसर होने के कारण मजदूरी बढ़ाने पर जोर नहीं देते और फर्में भी मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की मांग को प्राय अस्वीकार कर देती हैं। मुद्रास्फीति की दर नकद मजदूरी की वृद्धि दर में से श्रम की उत्पादकता वृद्धि की दर को घटाने से प्राप्त होती है। अब जैसे नकद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर 6% रही और उत्पादकता 2% बढ़ी, तो मुद्रास्फीति में 4% वृद्धि मानी जा सकती है। तो ये डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये प्रोफेसर फिलिप्स ने दिया था, और इस डायग्राम में बाईं और ऊपर की तरफ हमें मुद्रास्फीति की वृद्धि दरें और दाईं और नकद मजदूरी की वृद्धि दरें दिखाई दे रही हैं। क्षैतिज अक्ष पर बेरोजगारी की वृद्धि दरें अंकित की गई है। इस प्रकार जो फिलिप्स वक्र बना है वह बाईं और लंबवत अक्ष लेने पर मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में परस्पर लेन देन या चुनाव की प्रक्रिया को दर्शाता है, और दाईं ओर के लंबवत अक्ष को लेने पर वह नकद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर को बताता है। तो ये चित्र हमें ये बताता है कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में विलोम संबंध होता है या विपरीत संबंध होता है। इसी प्रकार का संबंध नकद मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर में देखा जाता है। अतः बेरोजगारी की दर घटाने के लिए मुद्रास्फीति की ऊंची दर सहन करनी होगी, और मुद्रास्फीति की दर को घटाने के लिए बेरोजगारी की ऊंची दर बर्दाश्त करनी होगी। ये निष्कर्ष फिलिप्स वक्र से निकाला गया है। इस तरह यह वक्र मुद्रास्फीति और आधुनिक सिद्धांत का आधार बन गया है। तो अल्पकाल में तो ये स्थिति होती है कि चाहे हम मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर, इन दोनों में से हमें एक चीज़ को चूज़ करना होता है। ये ट्रेड ऑफ कहलाता है कि हम इन दोनों में से किसको चाहते हैं, उसके बीच का चुनाव हमें यहाँ करना होता है। तो ये अल्पकाल की स्थिति है। दीर्घकाल की स्थिति अगर हम देखें तो ये नीचे वाला वक्र जो है ये हमारा दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र है, और काफ़ी लंबी अवधि के लिए मुद्रास्फीति की दरों को रेखाचित्र पर अंकित करने पर फिलिप्स कर्व बन नहीं पाता है, बल्कि ये एक घुंघराले किस्म का वक्र बनता है जो घड़ी के क्रम में घूमता हुआ आगे बढ़ता है। इसलिए फिलिप्स वक्र की दीर्घकालीन आकृति पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर पूर्णतया लंबवत हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यू बिंदु पर ये बिल्कुल एक सीधी खड़ी लाइन की तरह हमें दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी की स्वाभाविक दर हमारी वह दर होती है जिस पर मुद्रास्फीति और मजदूरी को बढ़ाने वाली और घटाने वाली शक्तियाँ परस्पर संतुलन में होती हैं। इस पर मुद्रास्फीति संतुलन में होती है, उसमें न तो बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और न ही घटने की प्रवृत्ति होती है। यह देश में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के बिंदु की स्थिति पर अधिकतम रोजगार की मात्रा को सूचित करती है। बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर वास्तविक मुद्रास्फीति समान गति वाली या प्रत्याशित मुद्रास्फीति बन जाती है। इसलिए यदि सरकार बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से नीचे वास्तविक बेरोजगारी की दर को रखना चाहे तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, और यदि वास्तविक बेरोजगारी की दर बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से ऊंची होती है तो मुद्रास्फीति की दर
घटने लगती है। ये हमें ये डायग्राम दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र बताता है। इस चित्र के अंदर अगर हम देखें तो हमने ओ एक्स एक्सिस के ऊपर बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम मुद्रास्फीति की दर को लेते हैं। अवधि 1 में जो कि SRPC वक्र में हमें जो बताता है, इसमें अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर होती है जिस पर बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर U है और मुद्रास्फीति की दर AU है। अब हम मान लेते हैं कि वास्तविक बेरोज़गारी की दर घटाने का प्रयास किया जाता है, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बी बिंदु पर आ जाएगी, जो कि SRPC वक्र के ऊपर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अभी मुद्रास्फीति के संबंध में प्रत्याशाएं नहीं बदली है। यहाँ बेरोज़गारी की नीची दर पर द्वितीय अवधि में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तृतीय अवधि में मुद्रास्फीति में ऊंची मजदूरी और ऊंची कीमतों से श्रमिक ऊंची मुद्रास्फीति की प्रत्याशा लगाने लग जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर ऊंची हो जाती है। फलस्वरूप नया अल्पकालीन फिलिप्स वक्र पूर्व के वक्र से ऊपर उठकर SRPC से SRPC1 पर शिफ्ट हो जाता है, या वो नया वक्र हमारा बन जाता है। चतुर्थ अवधि में अर्थव्यवस्था में संकुचन आता है, जिससे उत्पत्ति घटकर अपने पूर्व अधिकतम बिंदु पर लौट आती है, जहां बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर पुनः स्थापित हो जाती है। इस प्रकार A से B, B से C व C से D पर आने से ये परिणाम निकलता है कि बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर पर मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर D बिंदु पर DU हो जाती है, जो कि प्रथम अवधि की मुद्रास्फीति की दर AU से ऊंची होती है। तो इसीलिए हमने ये जो एरोज़ बनाए हैं, ये SRPC वक्र के ऊपर बढ़ते हुए, जहाँ हमारी मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। लेकिन इससे आगे जाते हैं तब हमारी ये अवधि 3-4 के अंदर ये मुद्रास्फीति की दर घटना शुरू हो जाती है। तो हमारी ये एरोज़ आप देखें C से D की तरफ आते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस तरह दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर पर लंबवत हो जाता है। बेरोज़गारी के स्वाभाविक दर के अनुमान लगाए गए हैं। ये अमेरिका में 1980 के दशक में श्रम शक्ति का लगभग 6% आकी गई थी। जनसंख्या में युवक युवतियों का अनुपात बढ़ने से, स्त्रियों द्वारा श्रम शक्ति में अधिक मात्रा में भाग लेने से, सामाजिक सुरक्षा की सुविधा बढ़ने से तथा संरचनात्मक बेरोज़गारी बढ़ने से बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के आधुनिक सिद्धांत में बेरोज़गारी की दर व मुद्रास्फीति की दर में चुनाव की परस्पर क्रिया देखी जाती है। अल्पकाल में एक के घटने से दूसरी बढ़ती है और एक के बढ़ने पर दूसरी घटती है, लेकिन दीर्घकाल में बेरोज़गारी की स्वाभाविक दर पर फिलिप्स वक्र लंबवत हो जाता है। अब कल अपन देखेंगे मुद्रास्फीति के परिणाम या उसके आर्थिक प्रभाव।